गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं। इतिहास का अध्ययन करने से पहले हम इतिहास की बेसिक चीज़ों को समझेंगे, उसकी मूलभूत जानकारी समझेंगे। उसके बाद हम डे बाय डे अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार स्टार्ट करेंगे टॉपिक से। प्राचीन भारत पढ़ना होगा, प्राचीन भारत से पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत पढ़ना होगा, मध्यकालीन भारत से पढ़ेंगे। आधुनिक भारत पढ़ना होगा तो आधुनिक भारत से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। मोटा मोटी जानकारी इतिहास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास क्यों पढ़ें और किसका पढ़ें। क्यों और किसका। तो इतिहास हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास, भारत के नाम के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। पर अभी हमें ये समझना है कि भारत का इतिहास पढ़ना है। जिस प्रकार धनुष को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, तीर को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को कान के पीछे तक खींचना पड़ता है। कान के पीछे खींचने का औचित्य है कि हम अतीत में जा रहे हैं। इसी प्रकार इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें अपने वर्तमान को सुनिश्चित करने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। तो इतिहास इसी संदर्भ में कौटिल्य ने कहा है कि राजा को प्रतिदिन इतिहास का श्रवण करना चाहिए। एक विद्वान हुए ईएचकार, इनकी एक बुक है व्हाट इज हिस्ट्री। इन्होंने अपनी इस बुक में कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला अनवरत संवाद है। इसी कड़ी में एक हुए बेनेडिटो क्रोचे। इनके अनुसार समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। इनके अनुसार समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। फिर इसी क्रम में एक समसामयिक इतिहास है। इसी क्रम में एक विद्वान हुए जेबी ब्यूरी। इनके अनुसार समस्त इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक। समस्त इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक। विज्ञान को आप लोग समझते हैं, किसी भी चीज का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान होता है। जैसे कि आप हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलाएंगे तो पानी बनेगा, क्योंकि विज्ञान तथ्यों के आधार पर चलता है। इसको बोल सकते हैं आप यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये फॉर्मूला हम रसिया में रखेंगे तब भी पानी बनेगा, इसी को आप भारत में रखेंगे तब भी पानी बनेगा। इन्हीं लक्षणों के आधार पे हम बोल सकते हैं कि इतिहास में भी इन लक्षणों के आधार पे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समझेंगे, दो शासक लेते हैं हम, MBT मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब। और 2 और शासक लेंगे, समुद्रगुप्त और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत के संदर्भ में जो नीति थी, उसी नीति को फॉलो किया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो समुद्रगुप्त की जो नीति थी मोक्ष गुणान क्रम की, वही फॉलो किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब समुद्रगुप्त सफल हुआ, इसी आधार पे हम बोल सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी भी सफल होगा। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने मध्यकाल के समस्त संचार माध्यम को ध्यान में ना रख के अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया दक्षिण तक। जब आप अपनी भुजाओं को अब बहुत हद तक फैला लोगे तो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, और वो भी प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो इनका पतन, इनके साम्राज्य का पतन हुआ, उसी आधार पे यही फॉलो किया औरंगजेब ने। तो हम बोल पाए कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का पतन हुआ तो इसी नीति पे औरंगजेब चल रहा है, तो इनका पतन होना भी निश्चित ही है।
तो इस आधार पे हम विज्ञान से इसकी तुलना करके कि जब इसकी नीतियां इसने फॉलो की, इसका पतन हुआ, तो ये इसका पतन भी निश्चित है। वैसे ही समुद्रगुप्त सफल हुआ, समुद्रगुप्त को फॉलो किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो समुद्रगुप्त सफल रहा तो अलाउद्दीन खिलजी भी सफल होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि विज्ञान भौतिक और रसायन की तरह जड़ पदार्थों का अध्ययन करता है, पर इतिहास मानव और मानव के द्वारा निर्मित संस्कृति का अध्ययन करता है। तो जड़ पदार्थों का अध्ययन निश्चित रहता है। जैसे कि हम समझेंगे कि एक कोई मशीन है जो 6 घंटे काम करके 10 टन उत्पादन करती है, तो कल भी 6 घंटे काम करके 10 टन उत्पादन करेगी। लेकिन जो मनुष्य आज उसका रवैया सकारात्मक है, निश्चित नहीं है कि कल भी वो सकारात्मक रहेगा। तो हम इस आधार पर बोल सकते हैं कि इतिहास पूर्ण विज्ञान नहीं है। इसलिए हम इतिहास को सामाजिक विज्ञान कहना ज्यादा उचित होगा। इतिहास के अगले क्रम पे हम समझेंगे इतिहास चलता है प्रमाण की बैसाखी के आधार पे। और इस प्रमाण की बैसाखी के लिए हमें जरूरत है सोच की। जैसे आप किसी विषय पे शोध कर रहे हैं, तो आपने सोच लिया तो एक चरण पूरा हो गया, पर उस सोच को प्रमाणित करने के लिए आपके पास प्रमाण की आवश्यक है। सिर्फ अगर सोच रहेगी तो वो इतिहास कहाँ, वो तो उसको आप दंत कथा बोलेंगे। तो हम अपनी सोच को प्रमाण से संलग्न कर दें तो उसे इतिहास बोलेंगे। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे एक सोच है, जैसा कि सब लोग जानते हैं जनमानस में कि मुगल या औरंगजेब हिंदू विरोधी थे। मैं बोलता हूं कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था, ये सोच हो गई। अब इसको हम प्रमाण से प्रमाणित करेंगे। आप अपने प्रमाण रखिए, हम अपने प्रमाण रखते हैं। प्रमाण के आधार पे मेरा ये मानना है कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था, क्योंकि यहाँ आपको समझना होगा कि जब शिवाजी आगरा में नजरबंद थे, तो ये एरिया हो गया मराठवाड़ा का। यहाँ राजपूताना, मोटा मोटी सब जानते हैं। शिवाजी हिंदू थे, राजपूत भी हिंदू थे और मुगल मुस्लिम थे। जिस प्रकार हमें पढ़ाया गया है, एक खाका खींचा गया है मुगलों के विषय में। तो अब आप बात बताइए कि आगरा के किले में शिवाजी नजरबंद है, ये राजपूताना है और ये मराठवाड़ा। तो उन्होंने ये वाला रास्ता इख्तियार किया उड़ीसा संबलपुर होते हुए यहाँ आने में। अगर क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि राजपूत मुगल समर्थक हैं, तो हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर सिर्फ मेवाड़ और मारवाड़ के विरोध को आप समस्त राजपूतों का विरोध नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया, ना कि यहाँ से जाने से। दूसरा, आप सोचिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल उत्तराधिकार के युद्ध लड़े जा रहे थे, तो राजपूत दोनों तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, दोनों पालियों से राजपूत युद्ध लड़ रहे थे। तीसरा सबसे बड़ी बात, जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो 1857 का विद्रोह, हालांकि विद्रोह शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है, हम उसे मुक्ति संग्राम बोलेंगे। तो झांसी की रानी, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। नाना साहब वो अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, शायद उनकी पेंशन मिल जाती तो शायद ये विद्रोह ही नहीं होता। इन सब का नेता बहादुर शाह जफर को बनाया इन्होंने, मुगल शासक बहादुर जफर। तो आप एक बात बताइए, अगर मुगल हिंदू विरोधी रहे होते या उनकी नीतियां हिंदू विरोधी रही होती, तो समस्त भारत की जनमानस में उनकी पैठ कैसे होती? तब तो मुगल बहुत कमजोर थे, उसके बाद भी इन सब ने अपना राजा किसको माना? बहादुर शाह जफर को। तो ये सिर्फ सांप्रदायिक इतिहास लेखकों का बताया हुआ है, मुगल कभी हिंदू विरोधी नहीं रहे हैं। हाँ, बस ये युद्ध था अपने साम्राज्य विस्तार का, इसको धार्मिक युद्ध का नाम दिया गया, वो खाका खींचा गया है। तो हम इस बात से
बता सकते हैं कि मुगल कभी भी हिंदू विरोधी नहीं रहे हैं। अब आप पढ़ेंगे इसके अगले क्रम में इतिहास के दृष्टिकोण। दृष्टिकोण तो आप इतिहास के दृष्टिकोण को तीन तरह से समझ सकते हैं: व्यक्तिवादी, परिस्थितिवादी और समष्टिवादी। व्यक्तिवादी में व्यक्ति की विशिष्टता है, यहाँ परिस्थिति को महत्व दिया गया है और इन दोनों का सामान्य परिचय मिला जुला समष्टिवादी। जैसे हम समझेंगे कि अगर रूसो नहीं होते तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। दूसरा आप समझ सकते हैं कि शिवाजी, जैसा कि हम सब जानते हैं, साम्राज्य निर्माता थे। शिवाजी निर्माता थे और आप 1920 से 1947 का युग गांधी युग, इनका मानना है कि अगर रूसो नहीं होते, एक व्यक्ति नहीं होते, तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। परिस्थितिवादी सोच ये कहती है कि रूसो का महत्व नहीं है, अगर फ्रांस की तत्कालीन सरकार की नीतियां दमनकारी नहीं होती तो क्रांति नहीं होती। जैसे शिवाजी निर्माता, आप समझ सकते हैं मराठवाड़ा का एरिया, एक भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी, गुरिल्ला युद्ध, यहाँ पे मुगलों की 3 लाख की सेना को 300 मराठों ने हरा दिया। तो अगर भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं होती तो शिवाजी महान नहीं होते, या इनसे पहले महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं होता, मराठियों में भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न नहीं होती, तो शिवाजी ये सब नहीं कर पाते। दूसरा गांधी युग, आप समझते हैं गांधी जी का जब भारत में आगमन हुआ 1915 में, 9 जनवरी को आए थे। 9 तारीख को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। तब तत्कालीन भारत की परिस्थितियां क्या थी? लाल बाल पाल सब, लाला लाजपत राय फ्रांसिस को चले गए थे और अरविंदो पांडिचेरी चले गए थे। तो भारतीय राजनीतिक का मंच एकदम खाली था। तिलक जो मांडले जेल में गए थे, तो मांडले जेल जब गए थे ये गरमपंथी बन के गए थे, मांडले जेल से वापस आए तो नरमपंथी आए, इनको पूरा मंच खाली मिला। तो परिस्थितियां इनके अनुकूल थी, तो इसको इन्होंने बोल दिया कि गांधी जी की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना होगा, क्या परिस्थिति आपको, जैसे परिस्थिति अच्छी दे दी जाए, रूम में एसी हो, सारी सुविधाएं हो, तो क्या फिर भी आप IAS IPS बन सकते हैं? जब तक आपके अंदर क्षमता नहीं है, गुण नहीं है, उसका विकास नहीं है, तो क्या आप सिर्फ परिस्थिति की बदौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? इसीलिए हमेशा हमें इन दोनों का, व्यक्तिवादी और परिस्थितिवादी दोनों का मिला जुला अध्ययन करना चाहिए, मिला जुला अध्ययन समझना चाहिए। तो अभी मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ना तो सिर्फ व्यक्तिवादी सोच से सब कुछ हो सकता है, ना परिस्थितिवादी सोच। परिस्थितियां सब कुछ कर सकती हैं, आपके अंदर जुनून होना आवश्यक है। इस कड़ी में अब आगे हम देखेंगे। अब हम भारतीय इतिहास में काल विभाजन की अवधारणा को समझेंगे। काल विभाजन आप एक बात बताइए, एक ब्रिटिश हुए एल्फिंस्टन नहीं, जेम्स मिल। इनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने, हालांकि ये कभी भारत नहीं आए, और इन्होंने अपनी बुक में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है: प्राचीन, मध्यकालीन, मध्ययुग और
आधुनिक। प्राचीन को इन्होंने हिंदू काल नाम दिया, मध्य को इन्होंने मुस्लिम काल नाम दिया, और आधुनिक को इन्होंने आधुनिक भारत नाम दिया। जबकि अच्छा होता तो इसको ये ईसाई काल की संज्ञा देते, क्योंकि प्राचीन भारत में हिंदू राजाओं की संख्या ज़्यादा थी, मध्य युग में मुस्लिम राजाओं की संख्या ज़्यादा थी, तो ईसाई काल को इन्होंने आधुनिक काल की संज्ञा दी। अब एक बात बताइए, क्या प्राचीन भारत या प्राचीन काल में सब कुछ प्राचीन था? जैसा हम रामचरण शर्मा की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि सैंधव नगर योजना, सैंधव में नाली का जो निर्माण था वो तो 17वीं शताब्दी में फ्रांस में नहीं था। फ्रांस उस समय मतलब पेरिस छींक दे तो पूरे यूरोप को बुखार आ जाएगा। जब हम प्राचीन काल में हमारे पास इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, सैंधव नगर योजना की जो व्यवस्था थी वो आधुनिक काल के संदर्भ में देखेंगे तो आप फ्रांस पेरिस में नहीं है, तो फिर हम कैसे प्राचीन हुए? प्राचीन तो फ्रांस वाले हुए। तो सिर्फ इनके दिमाग की सनक की वजह से इन्होंने इस काल विभाजन का रूपांतरण किया। या मुस्लिम काल को इन्होंने, हाँ देखिए मजेदार बात यह है कि इस काल विभाजन को राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी अपनाया। मुस्लिम काल को ये संक्रमण काल की संज्ञा दी इन्होंने, संक्रमण काल की। तो हम तो इसका ये भी उदय मान सकते हैं कि मध्यकाल मुस्लिमों का आगमन, तो ये गंगा जमुना तहजीब का उदय हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अकबर था। और आधुनिक भारत तो कहीं से भी आधुनिक नहीं था, ये तो सिर्फ कुछ भारतीयों की आधुनिकता थी जो राजा थे, नवाब थे या पढ़े लिखे थे। बाकी तो हमारे लिए औपनिवेशिक काल था। ये औपनिवेशिक, बंगाल के एक कवि हैं नवीन चंद्र सेन, उन्होंने तो कहा है कि भारतीयों के लिए शाश्वत काली रात का उदय हो रहा है। हमारा मातृ देश ब्रिटेन था, हम उसके कच्चे उत्पादन की एक कड़ी थे, और उसी कच्चे उत्पादन से जो माल वहाँ हो रहा था उत्पन्न, तो उसका बाजार बन गए थे। तो आधुनिक काल में हम तो आधुनिक कहीं से नहीं थे। तो कहने का बात मतलब ये है कि ये जो काल विभाजन है इसके दिमाग की सनक थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस काल विभाजन को इन्होंने संक्रमण काल नाम दिया, तो ये तो सांप्रदायिक इतिहास लेखन का उदाहरण हो गया। तो हम इसको कहीं से भी ये मानने योग्य नहीं है। हाँ बस ये है कि हमने इसको सिर्फ इसलिए अपनाया है कि अध्ययन की दृष्टि से। बाकी ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, भारतीय इतिहास में काल विभाजन का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ हमने अपने अध्ययन की दृष्टि से इसको अपनाया। और व्यवहारिक दृष्टि से तो और भी सही नहीं है। आप एक बात बताइए कि प्राचीन काल लगभग हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में खत्म हो जाता है, और मध्यकाल तो 1200 ईस्वी से शुरू होता है, 1192 से। तो इसके बीच के काल को कौन नाम देगा, कौन पढ़ेगा? ये तो बीच का काल अनाथ रहा। हाँ, विशुद्धानंद पाठक ने 800 से 1200 के बीच का बहुत समय बाद इन्होंने एक नए काल की अवधारणा दी, पूर्व मध्यकाल। तो ये तो व्यवहारिक दृष्टि से कहीं तक सही नहीं है। बीच का काल कौन पढ़ेगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि काल विभाजन सिर्फ इसके दिमाग की सनक थी और कुछ भी नहीं। सिर्फ हम अध्ययन की दृष्टि से हमने काल विभाजन को स्वीकार किया है। अब जैसे हमने बताया कि इतिहास प्रमाण की बैसाखी पर चलता है, प्रमाण की बैसाखी। अब प्रमाण की बैसाखी का आधार क्या है? तथ्य या फैक्ट। तो आप याद रखिए, ये तथ्य हमेशा भोला होता है और इसको भाला बनाते हैं इतिहासकार। कभी भी एक बात याद रखिएगा कि इतिहास किसी से भी पढ़ने, मुझसे पढ़े, किसी से भी पढ़ने, इससे पहले पूर्व निर्धारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर आप औरंगजेब पे कोई शोध कर रहे हैं और उससे पहले आपने एक समझ या सोच अपने अंदर बैठा रखी है उसके विषय में, तो आप कभी भी सही शोध नहीं कर पाएंगे। तो आप पूर्व निर्धारण किए बिना
किसी भी शोध में शामिल हों और उसको करें। तो जैसे प्रमाण की बात हुई, मैंने जितना औरंगजेब को पढ़ा समझा, तो औरंगजेब बद नहीं बदनाम था। ये एक समझदार शासक था, पर परिस्थितियां कुछ ऐसी अनुकूल हुई, प्रतिकूल हुई इसके, तो ये उस पर खरा नहीं उतर पाया। हालांकि एक इसने भूल ये की कि इन्होंने संभाजी को मृत्यु न देके इन्होंने अगर थोड़ा बड़प्पन दिखाया होता और वार्तालाप की मेज पे संभाजी से आए होते, तो जो इन्होंने मराठा विद्रोह की आग जन जन में फैला दी, क्योंकि इनके पास अब मराठों का नेता ही नहीं बचा था बात करने के उस पे। तो वार्तालाप की मेज पे अगर ये संभाजी से वार्तालाप की मेज पे बात करते, तो शायद ये मराठा आक्रोश इतना नहीं फैलता। अब एक बात निकल के आती है कि इतिहास को हम याद कैसे करें। इतिहास को याद कैसे करें। एक कहावत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ा सुबह सफा। तो हम इसको याद करेंगे अपनी समझ विकसित करके, और दूसरा हमें हमेशा अपने दिमाग में होना चाहिए क्यों। अगर जैसे एक बात लेते हैं कि एमबीटी, आप सब लोगों ने सुना होगा कि एमबीटी एक पागल सुल्तान था। अब जब आपने ये पढ़ा कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल सुल्तान था, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि ये अगर हमने कहीं पढ़ा है तो किसी ने कहा होगा, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये किसने कहा। तो एक विद्वान हुए एल फिंस्टन। ये मध्यकालीन भारत, मध्यकाल के समय की बात है, और ये है आधुनिक काल से। तो ये तो इन्हें मिले नहीं, इन्होंने अपना विचार किसी आधार पे बनाया होगा, इन्होंने इनके विषय में कोई भी विचार किसी आधार पे बनाया होगा। तो इनका आधार क्या था हम समझते हैं। बर्नी, शामी और इब्ने बतूता। इन्होंने एक किताब लिखी, तारीख है फिरोज शाही। इन्होंने लिखी फुतूहुत सलातीन, और इनकी रचना थी रेहला। अब आप ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया है, रेहला थी अरबी भाषा में, ये थी फारसी भाषा में दोनों, और ये पद्य में था और फारसी भाषा में। अब ये जो बरनी है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ इनको एक, ये जब तक वहाँ रहे इनको नदीम बोलते थे, नदीम। ये मदरसे में पढ़ने वाला इंसान और ये पढ़ा लिखा समझदार शासक। ये हमेशा धर्म के हिसाब से चलने वाली सत्ता को समर्थन कर रहे थे। इनका एक बार सामाजिक बहिष्कार हुआ और इन्हें भटनेर के किला में बंद कर दिया। अब आप एक बात बताइए, भटनेर के किला में जो शासक बंद है, वो अपनी बुक जेल में होके एक बुक लिख रहा है, तारीख फिरोज शाही, फिरोज तुगलक के बारे में। तो सीधी सी बात है कि अपने सुल्तान को, जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बने, और फिरोज शाह तुगलक धर्म को आधार बना के शासन करते थे, ये भी मदरसे से पढ़ा हुआ व्यक्ति था, ये भी धर्म को आधार मानता था, तो ये सुल्तान को खुश करने के लिए बुक लिख रहा है। तो इसके हिसाब से दिल्ली का सबसे अच्छा सुल्तान कौन हुआ? फिरोज तुगलक।
फिरोज तुगलक होगा, ये जेल में है, इसके पसंद का शासक बना है, वो धर्म को आधार बना के शासन कर रहा है, इनकी वजह से ये जेल में रहा है, जेल में ये बुक लिख रहा है अपने इसको, तो ये क्यों मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे अच्छा सुल्तान बोलेगा? इसके हिसाब से दिल्ली का सबसे अच्छा सुल्तान फिरोज तुगलक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन भी आया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद इसामी, इनके माँ बाप का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, इनके संरक्षण में इनके दादाजी थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के सिपा सलार थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, उस राजधानी परिवर्तित में इनके दादा भी शांत हुए थे। तो इसके अंदर वो गुस्सा था, गुस्सा इस बात का कि मेरे माँ बाप नहीं थे और इनके राजधानी परिवर्तन की वजह से इनके दादा शांत हो गए। तो इन्होंने यहाँ से छोड़ के दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य में बहमन शाह के यहाँ ये लिख रहे हैं, उत्तर भारत से बहुत दूर दक्षिण के संरक्षण में राजा का कोई डर नहीं है और आक्रोश अंदर भरा हुआ है। तो ये इनके विषय में लिखेंगे ऐसे ही। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया तो इन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? इन्होंने बताया मेरे बाप दादे काजी रहे हैं, तो इन्होंने इनको काजी का पद दे दिया, काजी का पद दे दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके दरबार में। इसके बाद हाँ, एक बात और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपने खुद को सजा के तौर पे 21 कोड़े पड़वाए थे। एक कोई मुकदमा आया, उस पे इन्हें अपनी राय व्यक्त करने को बोला, उसमें ये अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाए, तो इससे नाराज होके इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने सजा के तौर पे इनको जेल में बंद कराया। उसके बाद अपना राजदूत बना के इनको चीन भेजा। ये चीन नहीं जाके मालदीव होते हुए मोरक्को चले गए। अब आप एक बात बताइए कि ये चीन जाके मोरक्को, साउथ अफ्रीका में अपनी ये बुक लिख रहे हैं, तो ये क्या बताएंगे कि शासक ने मुझे जेल में डाला था या मुझे काजी के पद से निष्कासित कर दिया? शासक के डर से, भय से मुक्त, कहीं बहुत दूर ये अपने इतिहास का लेखन कर रहे हैं। तो ये इस निष्कर्ष पे हम निकले हैं कि इन तीनों को, इन बुक को आधार मान के एल्फिंस्टन ने इनको पागल बोला है और इन तीनों के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो स्पष्ट है कि ये इन्होंने अपना जो भी इतिहास लेखन किया है वो स्पष्ट नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही, कल फिर नए सिरे से नए टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।